हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज़ कंडीशन के बारे में जिसमें हमारे शरीर के आरबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथेमिया के नाम से भी जानते हैं और सरल शब्दों में बोला जाए तो पॉली का मतलब होता है मैनी, साइट का मतलब होता है सेल्स और हीमिया जिसका मतलब होता है ब्लड। तो नो डाउट कि इस कंडीशन में सारे ही ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, पर मुख्य रूप से आरबीसीज का प्रमाण इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे शरीर में 3 टाइप के सेल्स होते हैं। आरबीसीज जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ये तीनों ही सेल्स अपने अलग अलग प्रकार के कामों के लिए जाने जाते हैं। अब आरबीसीज की बात करें तो इन सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता और इनका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से लंग्स तक पहुंचाना। ये वही सेल्स हैं जो आयन को बाइंड करके हमारे खून को उसका लाल रंग देते हैं और जब उनकी मात्रा कम हो जाती है तो हम उस कंडीशन को अनीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया में आरबीसीज की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये 2 मुख्य कारणों की वजह से हो सकता है। पहला, बोन मैरो जो हमारे ब्लड सेल्स को बनाते हैं वो असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स बना लेते हैं। और दूसरा कारण ये है जिसमें किसी वजह से एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हार्मोन हमारे आरबीसीज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं कारणों के अंतर्गत पॉलीसाइथेमिया के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया और दूसरा सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया जिसे हम पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कहते हैं, इस कंडीशन में बोन मैरो बिना किसी वजह से बहुत ज़्यादा आरबीसीज बनाने लगता है। अब क्योंकि इसमें बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसमें बाकी के सेल्स जैसे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया का मुख्य कारण होता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी, जो हमारे शरीर में एरिथ्रोपोएटिन को स्टिमुलेट करता है। ये एरिथ्रोपोएटिन आरबीसीज को बनाने के लिए मदद करते हैं। कुछ कॉमन कंडीशंस जिसमें हमें सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया हो सकता है वह है, पहला, बहुत ज़्यादा जो सिगरेट स्मोक करते हो वो, जिन्हें सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हुई हो, जिनको साइनोटिक हार्ट डिजीज़ या कंडीशन हो, जो बहुत ऊंचाई पर रहते हो और जिन्हें किडनी का कैंसर हो। अब पॉलीसाइथेमिया में क्योंकि आरबीसीज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये खून को गाढ़ा बना देती है, जिस वजह से खून का ब्लड फ्लो रेट बहुत ही धीमी गति से चलने लगता है। इसके गाढ़ेपन की वजह से और स्लो ब्लड फ्लो की वजह से इस कंडीशन में क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो इस कंडीशन की मुख्य प्रॉब्लम है। ब्लड क्लॉट्स डेंजरस होते हैं क्योंकि वो कहीं पर भी जाकर किसी भी आर्टरी या वेन को ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये इंक्रीज्ड ब्लड काउंट हमेशा के लिए बढ़ा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि कई साल बाद बोन मैरो घाव या स्कार टिश्यू से भर जाएंगे और इस वजह से वो पर्याप्त ब्लड सेल्स नहीं बना पाएंगे। बोन मैरो की इस कंडीशन को हम बर्नड आउट या स्पेंट फेस कहते हैं, जो कि बाद में माइलोफाइब्रोसिस, माइलॉइड डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंडीशन में स्प्लीन बहुत मोटा हो जाता है क्योंकि इस कंडीशन में उसे बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स क्लियर करने पड़ते हैं। पॉलीसाइथेमिया ज़्यादातर वृद्धों में होता है और ट्रीटमेंट के साथ इनका सर्वाइवल रेट 10 साल से भी ऊपर का रहता है। पॉलीसाइथेमिया की वजह से कई बार पेशेंट को सिर दर्द, चक्कर, कानों में रिंगिंग सेंसेशन, थकावट और पैरों में नमनेस हो जाता है, जो कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से होता है। खून के गाढ़ेपन की वजह से पेशेंट्स को कई बार सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ,
सूजन और वेन्स में ब्लॉकेज और दर्द शुरू हो जाता है। इन पेशेंट में ब्लड के गाढ़ेपन के वजह से हाइपरटेंशन भी हो जाता है और ये प्रूराइटिस यानी खुजली की बीमारी से भी पीड़ित हो जाते हैं। ये खुजली बेसोफिल्स के वजह से हो जाती है जो कि मास्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज कर देती है। जब नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो यूरिक एसिड बनाते हैं जिससे कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से इन पेशेंट्स में गाउट और किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में एक और चीज़ होती है जिसे हम एरिथ्रोमाइल्जिया कहते हैं और इसमें पेशेंट को अपने हाथों में और पैरों में जलन महसूस होती है। अब पॉलीसाइथेमिया में क्लॉटिंग और ब्लीडिंग दोनों भी हो सकती है। क्लॉटिंग तो इस वजह से होती है क्योंकि खून जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और इसमें ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पर ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो बढ़े हुए ब्लड सेल्स है वो किसी भी काम के नहीं होते और इमैच्योर रहते हैं। इसी वजह से इन पेशेंट्स में आपको नाक से खून निकलना, जीआई ब्लीड, पेशाब में खून मिलना और इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लॉटिंग के वजह से इन पेशेंट्स में पैरालिसिस या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इन पेशेंट्स में पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज भी बहुत कॉमन होती है। पॉलीसाइथेमिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है फ्लेबोटमी। इसमें हम एक वेन पंचर करेंगे कैन्युला के द्वारा और उसमें से हम जितना चाहिए उतना ही ब्लड निकालेंगे ताकि ब्लड का जो गाढ़ापन है उसे कम कर सके। तो इसमें 500 ml के करीब ब्लड निकाला जाता है हफ्ते में 1 या 2 बार, जिससे कि पेशेंट का आयरन स्टोर भी कम हो जाता है और आरबीसीज का ओवर प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इस थेरेपी का मुख्य एम यही रहता है कि हीमेटोक्रिट लेवल 45% से कम बना रहे। इन पेशेंट्स में हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं बोन मैरो के फंक्शन को कम करने के लिए, पर इससे ल्यूकेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनाग्रिलाइड ये एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे शरीर में प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से बचाता है और क्लॉट को नहीं बनने देता। इंटरफेरॉन अल्फा 2 भी हम प्रूराइटिस या खुजली को ट्रीट करने के लिए देते हैं और एलोप्यूरिनॉल हमारे गाउट के ट्रीटमेंट के लिए होता है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया का भी ट्रीटमेंट इन्हीं ड्रग से होता है, पर इसमें सबसे मुख्य जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा कि जिस वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया हुआ है उसी कॉज को निकाल दे। तो आज बस इतना ही पॉलीसाइथेमिया में। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।